हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और ये आज आपका एक डेमो वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। और बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको अगर आप समझते हैं, सीखते हैं तो डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। अभी इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं भाई कि कितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे या फिर लेक्चर मिलने वाला है। तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल पोर्शन की बात करें, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, फिर कहीं इसी को एप्टीट्यूड बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, या फिर कहिए जो अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रहा था बहुत दिनों से चैनल पे, या फिर कहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका जो कॉमन पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़ना होता है। ओके, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं सिंगल सफिशिएंट हूँ एक तरीके से। ओके, तो अभी एक डेमो वीडियो है क्योंकि हम लोग का न्यू सेटअप है, तो एक तरीके से आप फीडबैक दे सकें कि और कुछ यहाँ पे चेंजिंग, थोड़ा सा यहाँ पे ऑडियो को लेकर के इशू आएगा क्योंकि अभी कैमरे का इंटरनल माइक यूज हो रहा है। ओके, तो एक्सटर्नल माइक ऑर्डर किया हुआ है, वो आते ही आपका फिर जो साउंड क्वालिटी है या फिर जो इको आ रहा होगा वो भी आपका सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये क्योंकि डेमो वीडियो है इसलिए आपका ये मैंने थोड़ा सा नया सब्जेक्ट डाल दिया बायोलॉजी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बुक के साथ चलें, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और जूम करता हूँ, मे भी आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो ये सबको पता होगा भाई कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। जैसे ये बायो है तो बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और ये जो लॉजी है, राइट, तो लॉजी का मतलब होता है एक तरीके से स्टडी करना या फिर कहिए अध्ययन करना। तो जो फर्स्ट लाइन है आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो ब्रांच और एक आपका नेचुरल साइंस। ओके, और एक चीज, अगर आप साइंस को नहीं समझते हैं तो बिना साइंस को समझे हुए आप कभी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को नहीं समझ सकते या फिर इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रांच क्या होता है और फिर बात करते हैं साइंस क्या है एक्चुअली। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा और मे भी ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला जाए क्योंकि मैं लेक्चर को खींचता हूँ भाई, ठीक है। एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे और जितना स्लो चलिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले अभी अगर हम लोग साइंस की बात करें, ठीक है, तो जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 1 to 8। ओके, तो क्लास 1 से लेके 8 तक जो साइंस पढ़ते हैं हम लोग वो ऊपर पढ़ते हैं, यानी इसको आप एक एनालॉगस की तरह देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा पेड़ है, किसका, बनियान का, यानी बरगद का या फिर कहिए पीपल का या फिर कहिए आम का। और जब इस बड़े से पेड़ को, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूं भाई, जैसे इस बड़े से पेड़ को अगर आप बहुत दूर से देखेंगे तो बहुत दूर से देखने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी इसका जो मेन स्टेम है, जो सबसे मोटा तना है वो दिखेगा। उसके बाद पूरा का पूरा ये जो पेड़ है ये हरा कलर का दिखेगा, राइट। इसके अंदर का जो ब्रांचेस है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो जो क्लास 1 to 8 होता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग इसके ब्रांचेस को नहीं पढ़ते हैं कभी भी। ब्रांचेस कहने का मतलब जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि दूर से जब आप इसको पढ़ रहे हैं या फिर दूर से अगर आप इसको देख रहे हैं तो कभी भी आपका इसका ब्रांचेस देखने को ही नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो 1 से 8 तक का मतलब है कि साइंस हम लोग ओवरऑल ऊपर पढ़ते हैं और ये पूरे का पूरा जो पेड़ है इसको हम लोग बोलते हैं साइंस है मेरा। ओके, लेकिन जैसे ही आप क्लास 8 से आप 9th में आएंगे तो 9th में क्या होता है आपका, अगर इसको मैं फोटो से पहले समझाऊं, इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। यहां पे इसी पेड़ को मैं क्या कर रहा हूं, फिर से बना रहा हूं, लेकिन क्योंकि अब हम लोग 9th क्लास में आ चुके हैं तो 9th क्लास में आने का मतलब क्या है कि हम लोग पेड़ के थोड़ा सा नजदीक आ रहे हैं भाई, ठीक है।
अगर आप थोड़ा सा नजदीक आइएगा तो अब ये जो पेड़ है इसके अंदर का जो ब्रांचेस है, मोटा मोटा जो ब्रांचेस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसको आप दूर से देख रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ आपके ये दो मोटा मोटा ब्रांच है, फिर ये जो नीचे वाला ब्रांच है वो दिख रहा था आपका, ठीक है, मेन जो इसका तना है। लेकिन थोड़ा सा जब आप नजदीक आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ब्रांचेस जो है साफ साफ देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी जो मोटा मोटा ब्रांचेस है इसका। जैसे मान लेते हैं एक ये ब्रांच हो गया अपने आप में, राइट। तो इसको जब आप देखेंगे इस तरीके से तो मान लेते हैं ये अपने आप में कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से इसमें एक और ब्रांच दिखा देता हूं मैं, राइट। तो ये मान लेते हैं आपका फर्दर ब्रांच है। इसको जब आप इस तरीके से देखें तो मान लेते हैं ये अपने आप में एक टहनी है और इसमें इस तरह का पत्ता ऐसा लगा हुआ है। उसके बाद फिर इसमें हम लोग एक फर्दर ब्रांच बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बीच में इसका ब्रांच है, ओके, और इसको मैं फर्दर एक्सटेंड करता हूं इस तरीके से, राइट। तो ये अपने आप में क्या है, एक ब्रांच है। तो जब आप नजदीक आकर के देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अपने आप में पहले क्या था, ये पूरा का पूरा पेड़ लग रहा था एक ही है, एक ही ब्रांच से निकला हुआ है, जिसको हम लोग साइंस बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही आप नजदीक आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तीन अलग अलग ब्रांच। ये अपने आप में एक ब्रांच हो गया, देखिए ये अपने आप में एक ब्रांच हो गया, ये एक अपने आप में ब्रांच हो गया, ये एक अपने आप में ब्रांच हो गया। इसको हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं बायोलॉजी, इसको हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मेरा फिजिक्स है, और इसको आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मेरा केमिस्ट्री है, ओके। तो साइंस कुछ नहीं भाई, पहले आपका एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जब आप इसको दूर से देख रहे थे, और जब नजदीक आ रहे हैं तो यही पेड़ तीन डिफरेंट ब्रांचेस में एक तरीके से डिवाइड हो गया है। अब जैसे 9th पढ़ लेंगे, 10th पढ़ लेंगे, 11th पढ़ लेंगे, 12th पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो फर्दर जाएंगे यानी ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजी की बात करूं, यानी जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे मतलब आप इस पेड़ के और नजदीक आ रहे हैं और करीब आ रहे हैं, या फिर कहीं और इसको जूम करके देख रहे हैं, ओके। तो सीधी सी बात है, जो बायोलॉजी है यानी ये वाला जिसका ब्रांचेस है रेड वाला, इसके अंदर फिर आपको फर्दर और भी छोटे छोटे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, पतले पतले ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे जो पहले आपको नहीं दिख रहे थे दूर से, ओके। तो बायोलॉजी को भी अगर हम लोग फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें आपका आ जाएगा जैसे जूलॉजी, ओके, जूलॉजी मींस स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर दूसरा आपका आ जाएगा बॉटनी, बॉटनी मींस इसमें आप लोग प्लांट ये सब के बारे में पढ़ते हैं, ओके। और उसके बाद फर्दर आप जूम कीजिएगा तो इसमें आपका और भी है किंगडम, इसमें आपका ये और भी इसमें, ओके। तो ये ओवरऑल आपका क्या एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। तो आई होप कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैं फिर से वो पेज इंपोर्ट करता हूं जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपका क्लियर हो गया, ब्रांच का मतलब क्या होता है और साइंस का मतलब क्या होता है, नेचुरल मतलब क्या होता है समझिए। आप इमेजिन कीजिए धरती है, ठीक है, अर्थ। तो अर्थ एक तरीके से ये नेचुरल चीज है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया, ये आर्टिफिशियल नहीं है, मैन मेड नहीं है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं ये गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया, जो भी चीज भगवान ने बनाया हम नेचुरल बोलते हैं, ओके। तो इस अर्थ को ध्यान समझिएगा, इस अर्थ को समझने के लिए आपको साइंस का मदद लेना पड़ेगा, यानी नेचर्स को अगर आपको समझना है तो साइंस पहले समझना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं फिजिक्स की बात करें, ठीक है, तो फिजिक्स हम लोग को क्या बताता है कि ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है यानी झुका हुआ है, प्लस इसका एक ऑर्बिट भी है जो कि सन के चारों ओर घूम रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब साइंस पढ़ने के बाद ही आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। या फिर कहिए मून, चंद्रमा एक तरीके से सैटेलाइट है, ये अर्थ का एक तरीके से गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल, मतलब नेचर को समझने के लिए जो आपको नॉलेज चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कौन देता है, साइंस देता है, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, क्योंकि अभी हम लोग बायोलॉजी यानी हम लोग सीनियर सेकेंडरी पे काम कर रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड हम लोग का राइज है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ओके। यानी फर्स्ट ब्रांच बायोलॉजी एक तरीके से कह सकते हैं, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी कुछ नहीं,
ये एक साइंस का, ठीक है, साइंस का ब्रांच है, ठीक है, अंडर विच यानी जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एंड देयर वेरियस एस्पेक्ट, और उसके वेरियस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग ईटीसी। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिविंग बीइंग का क्या मतलब होता है। सबको पता है, मतलब जो जिंदा है तरीके से, लेकिन ये भाई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। ओके, तो अभी फिर से इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं, और ये क्योंकि डेमो क्लास है तो इसलिए मैं इतना एक तरीके से खींच रहा हूँ। देखिए, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इसमें ओवरऑल डिफरेंस होता है। जैसे इधर मैं करूँ लिविंग बीइंग, ओके, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इनमें ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रोथ कैसे होता है, तो जब फर्दर आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस बेसिस पे आपका ग्रोथ, उसके बाद इनको फूड चाहिए, फिर न्यूट्रिशन चाहिए एक तरीके से, ठीक है, ग्रोथ होगा, न्यूट्रिशन चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन सिस्टम होगा। ओके, तो ये सब आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लिविंग बीइंग का। और वही नॉन लिविंग बीइंग का क्या हो जाएगा, ये सब सब एब्सेंट होता है, उसमें ग्रोथ एब्सेंट होगा, न्यूट्रिशन एब्सेंट होगा, एक्सक्रीशन सिस्टम एब्सेंट होगा, रेस्पिरेशन सिस्टम एब्सेंट होगा। ओके, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग वापस अपने पेज पे आते हैं। तो अब इसमें भाई जो नेक्स्ट टर्म है ये है आपका मॉर्फोलॉजी। ओके, ये आपका मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब सीधे सीधे भाई स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप कह सकते हैं। ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, दो तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक सिमेट्रिक, जैसे हम लोग का जो बॉडी है, जो इंसान का बॉडी है, सिमेट्रिक है। मतलब अगर आप मुझे यहाँ से बीच से एक तरीके से काटेंगे या फिर एक तरीके से बीच से अगर आप मुझे फाड़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग का जो आधा बॉडी है ये एक जैसा दिखेगा ना, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों सिमेट्रिक है, एक जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है अनसिमेट्रिकल, मतलब उसका जो शेप होता है वो अनडिफाइन होगा। यानी इसको अगर आप काटेंगे, जैसे स्टार फिश की बात करें, कुछ इस तरीके का स्टार मैं बना देता हूं। अब इस स्टार को कहीं से भी काटिएगा, जैसे अगर यहां से काटिएगा, मतलब 5 वाला बना लीजिए, इसमें 5 एक तरीके से ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप कहीं से भी काटिएगा ना, ऐसे काटिए तो सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा ये। ओके, तो इस तरीके का आपका मॉर्फोलॉजी होता है, अपने आप एक ब्रांच है भाई, ठीक है ना। तो मॉर्फोलॉजी में कुछ नहीं, स्ट्रक्चर शेप ये सब के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक गुल्लक है, यानी बैंक है, मिट्टी वाला बैंक, और उसमें आपने क्या किया है, 2 साल से रेगुलर पैसा डाला है। तो सीधी सी बात है, उसमें 5 रुपए भी डाला होगा, 1 रुपए भी डाला होगा, 10 रुपए भी डाला होगा, या फिर कहिए 100 रुपए का नोट भी डाला होगा, 50 रुपए का नोट भी डाला होगा, राइट। तो ये जो आपका ओवरऑल गुल्लक जो है यहाँ पे, इसमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स है या फिर कहिए नोट्स है इंडियन रुपीस के। तो अब जैसे इनमें अगर आपको एक तरीके से फाइंड आउट करना हो, जैसे मैं बोलूं कि 10 रुपए का 10 सिक्का निकाल के लाओ, तो इसमें आपको सेपरेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं भाई कि 10 रुपए वाला जो नोट है उसको मैंने क्या किया, एक साथ रख दिया, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपीज। उसके बाद जो 5 रुपए वाला कॉइन है या फिर ये जो नोट्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। जो 20 रुपए वाला नोट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। मतलब सबका एक तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि सेम स्पेसिस, ठीक है, जो सेम स्पेसिस है उनको एक साथ रख दो। जैसे 10 रुपए का नोट है कि एक ही स्पेसिस है ना, इसको हम लोगों ने एक साथ रख दिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, अगर आप इस तरीके से इसको क्लासिफाई करके रखते हैं तो फ्यूचर में अगर आपको 10 रुपए का नोट चाहिए तो इसको आप बहुत इजी वे में इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे आप कभी लाइब्रेरी गए होंगे, तो लाइब्रेरी में तो बहुत सारे बुक्स है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, राइट। तो वहां पे भी देखिएगा, जैसे आप कॉलेज के लाइब्रेरी में गए होंगे तो जो इलेक्ट्रिकल का जो होता है वो एक अलग
सेक्टर होता है, वहां पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल का बुक रखा रहेगा, उसमें भी पावर सिस्टम का अलग, मशीन का अलग, ठीक है, मेजरमेंट का अलग। ओके, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सेपरेट करके रख दीजिए, वो उसका क्लासिफिकेशन हो गया। उसी तरीके से जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल है पेन की, ठीक है, कलम की, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा पेन है, हमारे 20 पेन है मेरे पास, राइट। जैसे अगर मैं दिखाऊं, जैसे ये देखिए, ये इतने सारे पेन है मेरे पास, राइट। अगर मैं इसको इस तरीके से कहीं भी रखूंगा क्लास में, तो अगर मुझे इसमें से मान लेते हैं कोई बॉल पेन चाहिए होगा ब्लू कलर का, या फिर कहीं रेड कलर का, या फिर कहीं जेल पेन निकालना होगा, ठीक है, या फिर कहीं जो डिजिटल पेन है इसको निकालना होगा, तो इसमें मेरे को टाइम लगेगा भाई, ठीक है, इसको मैं निकाल नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट होगा। तो इसको मैं क्या करूँ, क्लासीफाई कर दूंगा। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है कि मैं बॉल पेन को एक ग्लास में रखूंगा, ठीक है, जेल पेन को एक साथ रखूंगा, और जो स्केच पेन है उसको मैं एक साथ रखूंगा, और जो मेरा डिजिटल पेन है उसको मैं सेपरेट करके रखूंगा, ताकि हम लोग कभी भी इसका नीड हो या फिर एसेस करना हो तो हम लोग इजीली एक तरीके से कर सके। इसी तरीके से बायोलॉजी में भी क्लासिफिकेशन किया गया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है ये समझ में आ गया होगा। अब आपका यहाँ पे इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन का मतलब होता है जैसे मैं और कैमरा और ये जो ब्लैक बोर्ड है इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, या फिर कहीं इसमें मैं काम कर रहा हूँ, राइट। ये हो गया इंटरेक्शन, मतलब किसी के साथ आप एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं या फिर कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है दो लोगों के बीच में, उसको हम लोग इंटरेक्शन बोलते हैं। तो जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स, ये सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए इनको नेचर्स चाहिए ना, नेचर्स का एक तरीके से इंटरेक्शन करना पड़ता है। जैसे आपको सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। जैसे रूम है तो ये सब पूरा क्या है, ये एटमॉस्फेयर आपका, इसमें आपका क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस भरा हुआ है। ओके, तो हम लोगों को क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, यानी हमारा जो नोज है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एक तरीके से, या फिर ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हम लोग के बॉडी के अंदर जाते हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन हुआ। उसी तरीके से हम लोग को सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए पीने के लिए, ठीक है। तो अगर आप नदी में जा रहे हैं, नदी से पानी लेकर के आ रहे हैं, तो वो क्या, वो रिवर के साथ एक तरीके से इंटरेक्शन हुआ। और आपको रहने के लिए जमीन चाहिए, धरातल चाहिए, ठीक है, तो उस पर आप घर ये सब बनाइएगा। यानी लाइफ वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे तीनों चीजें अवेलेबल हो। सबसे पहले आपका वाटर, उसके बाद फिर आपका एटमॉस्फेयर यानी ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, उसके बाद आप कह सकते हैं लैंड। ओके, ये तीनों चीजें अवेलेबल होगा तभी जाकर के आप वहाँ पे एक तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, कि लिविंग बीइंग्स एक तरीके से वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और इसी को बोलते हैं इंटरेक्शन, यानी तीनों चीज से किस तरीके से इंटरेक्शन करता है उसको बोलते हैं। तो ये इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग। ओके, ETCR स्टडी collectively is in a more distinct and transparent way is called biology। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया मॉर्फोलॉजी के बारे में, इनका शेप और स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन, जैसे यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीसेलुलर हो गया, या फिर कहिए प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, या फिर कहिए फंगस हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, ये सब आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन होता है। इंटरेक्शन मतलब कैसे कैसे वो न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रहा है, खाने पीने के लिए कैसे ले रहा है, पैरासाइटिक है या फिर कहिए सिम्बायोटिक है, ओके, या फिर कहिए ऑटोट्रॉफिक है, ये सब आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। द बायोलॉजी एज अ ब्रांच, किसका ब्रांच, साइंस का, वॉज सेपरेटेड बाय एरिस्टोटल फ्रॉम द नेचुरल साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या मतलब है। सबसे पहले यहां पे हम लोग स्पेस बनाते हैं। देखिए, ये जो आपका सबसे बड़ा पेड़ बनाया था मैंने स्टार्टिंग में, जो कि हम लोग 8th से 9th में पढ़ते हैं, यानी दूर से देख रहे हैं, तो भाई सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, एरिस्टोटल थे। वो आए और उन्होंने नजदीक से देखा कि इस पेड़ के अंदर क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस है, ठीक है, ब्रांचेस के अंदर भी ब्रांचेस है। जैसे मैंने आपको बताया बायोलॉजी के अंदर भी इटसेल्फ 2 ब्रांचेस है, बॉटनी, जूलॉजी। ओके, तो एरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस पूरे साइंस से, यानी आप कह सकते हैं साइंस इज अ बिग ट्री, ओके, व्हिच हैव मल्टीपल ब्रांचेस, ओके, और यू कैन से सेवरल ब्रांचेस।
तो उन्होंने एरिस्टोटल ने सबसे पहले आकर के इस साइंस के बड़े पेड़ से सबसे पहले बायोलॉजी को एक तरीके से सेपरेट किया, यानी बताया कि इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन वाला ब्रांच है इसको हम लोग बायोलॉजी बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने ये पहला काम किया, यानी इस बड़े से पेड़ से बायोलॉजी को एक तरीके से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वेट यहाँ पे भाई थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि ये मेरे लिए न्यू है, तो धीरे धीरे हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला ये डेमो वीडियो एक तरीके से। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिस्टोटल जो है पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो आपका बायोलॉजी है उसको मेन ब्रांच से, यानी मेन जो ट्री है साइंस का, उससे अलग कर दिया। नेक्स्ट लाइन, दैट्स व्हाई एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन इन्होंने एक और काम किया जो कि हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। इन्होंने एक तरीके से जूलॉजी मींस एनिमल्स, ठीक है, तो इन्होंने एक अपना किताब लिखा था, उसमें 500 डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बताया, उनका साइंटिफिक नेम दिया है, तो उसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। बस अभी आपको ये फर्स्ट टाइम समझना है कि ये फादर किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोलॉजी को एक तरीके से साइंस से अलग किया है। बट फर्स्टली द टर्म बायोलॉजी वाज प्रोनाउंस्ड बाय 2 साइंटिस्ट। देखिए ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ठीक है, ये बायोलॉजी वर्ड जो है ये सबसे पहले प्रोनाउंस किया था 2 साइंटिस्ट, जिसका नाम है लैमार्क जो कि फ्रांस के थे, और दूसरे हैं ट्रेवेरेंस, ओके, जो कि जर्मनी के थे। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट टाइम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, प्रोनाउंस किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैमार्क एंड ट्रेवेरेंस। ओके, तो ये हो गया। अभी तक हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट के बारे में समझा। एक एरिस्टोटल जो कि फादर है, क्यों क्या काम किया, क्यों रखा गया इनको फादर, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी को साइंस के मेन ट्री से अलग किया है। ओके, उसके बाद फिर जो बायोलॉजी वर्ड है सबसे पहले किसने यूज किया है, लैमार्क और ट्रेवेरेंस ने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, देखिए जो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ है, फर्दर बायोलॉजी वाज क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रांचेस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जैसे इमेजिन कीजिए आप धरती पे हैं, ठीक है, और धरती बिल्कुल नया है, मतलब यहाँ पे कोई इंसान लोग नहीं रह रहा है, कोई टेक्नोलॉजी सबके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप अभी इस धरती पे आ रहे हैं, अपने अर्थ पे आ रहे हैं, और ये अर्थ बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे भाई, तो हम लोग अपने नेकेड आई से क्या क्या देख सकते हैं, प्लांट्स को देख सकते हैं, ट्री को देख सकते हैं, या फिर कहीं एनिमल्स को देख सकते हैं, क्योंकि उस समय स्टार्टिंग के दौर में माइक्रोस्कोप नहीं था हम लोग के पास, या फिर कहिए हम लोग के पास टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था कि हम लोग छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सके, बैक्टीरिया वायरस को देख सके, ठीक है। तो स्टार्टिंग के टाइम में आप इमेजिन कीजिए, आपने सिर्फ यहाँ पे क्या देखा, एनिमल्स और प्लांट, तो इसलिए जो बायोलॉजी था इसको क्लासिफाई किया गया सिर्फ 2 किंगडम में, या फिर कहिए 2 ब्रांचेस में। ओके, एक तो बॉटनी मींस प्लांट्स और ट्री कह सकते हैं आप, और दूसरा आपका जूलॉजी मींस एनिमल्स। ओके, गॉट इट। और दूसरा है आपका अ बॉटनिस्ट। नेक्स्ट टाइम पे आते हैं, द बॉटनिस्ट थियोफ्रेटस describe about the various variety of 500 plants in his book Historia Plantarum। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी तक बायोलॉजी को क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, एक है बॉटनी और दूसरा है आपके यहाँ पे जियोलॉजी, राइट। तो जो आपका ये बॉटनी ब्रांच है, इस ब्रांच पे आपके जो साइंटिस्ट है इनका नाम क्या है, इनका नाम है थियोफ्रेटस, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने प्लांट्स के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, और इन्होंने एक किताब लिखा है, ठीक है। क्या किताब लिखा है, हिस्टोरिया प्लांटरम। तो यहीं से पता चल रहा है प्लांट आ गया ना इसमें, यानी प्लांट के बारे में एक तरीके से किताब लिखा है। और इस किताब में क्या लिखा है, 500 डिफरेंट वैरायटीज, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग पेड़ पौधे के बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब उसका साइंटिफिक नेम बताया है, और उसके बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेन दिया कि क्या है ये एक्चुअली। ओके, क्योंकि इन्होंने प्लांट पे एक तरीके से इतना बड़ा काम किया है स्टार्टिंग के दौर में, इसीलिए इनको कहा जाता है थियोफ्रेटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। ओके, नेक्स्ट लाइन, आल्सो अ वेल नोन जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट मींस
वैसे साइंटिस्ट जो एनिमल्स के ऊपर काम करते हो, एनिमल्स किंगडम के ऊपर जो काम करते हो, ठीक है। तो ये जो एरिस्टोटल थे, अगेन ये फिर से साइंटिस्ट आ गए। ऊपर में क्या था, ये एरिस्टोटल थे। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मेन साइंस का जो पेड़ है उससे ब्रांच को यानी बायोलॉजी को अलग कर दिया था, इसलिए इसको फादर बोला गया बायोलॉजी का। लेकिन फिर फर्दर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक फिर से जैसे थ्रियोफेटस ने अपना किताब लिखा उसी तरीके से इन्होंने भी एक किताब लिखा है, और इन्होंने भी जो किताब लिखा है उसमें 500 क्रिएचर्स के बारे में बताया। लेकिन ये जो क्रिएचर्स है क्या है, ये एनिमल्स क्रिएचर्स है। ओके, इसके बारे में इसका साइंटिफिक नेम दिया है और उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि है क्या एक्चुअली। ओके, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। तो एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट है, इन्होंने दो काम किया है बायोलॉजी फील्ड में। सबसे पहला कि ये फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है इनको, और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ओके, क्योंकि दोनों सेक्टर में इन्होंने काम किया है। और उनका जो किताब था उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। एनिमल्स आ गया ना इसमें, ठीक है, यानी जूलॉजी एक तरीके से। अब हम लोग थोड़ा सा फर्दर काम करते हैं। लास्ट पैराग्राफ है हम लोग का, उसके बाद फिर क्लास खत्म हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी तक मैंने आपको बता दिया मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इंट्रैक्शन क्या होता है। हम लोग का जो सबसे बड़ा ब्रांच है ये है क्लासिफिकेशन। अभी जस्ट बताया मैंने कि इस अर्थ पे भाई बहुत तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टीपल सेल मतलब मल्टीपल मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ। जैसे हम लोग क्या है, मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनिज्म है। प्लांट क्या है, पेड़ क्या है, जो बड़े बड़े चीजें है। मल्टीपल सेल मतलब क्या, बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा करके मिलाया गया, यानी वो हमेशा क्या होगा, साइज में बड़ा होगा, देखने को मिलेगा आपको। और यूनिसेलुलर मींस वो माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक तरीके से। ओके, इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा आपको जूम करना पड़ेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया गया है और यहीं से आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। ऊपर में आपका इंट्रोडक्शन था। सबसे पहला है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म गॉट द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपोजर बाय अ साइंटिस्ट जॉन रे। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी क्लासिफिकेशन का दौर किसने स्टार्ट किया, जॉन रे ने। एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही एक तरीके से क्लासिफाई। जैसे पहले मेरे पास नॉलेज नहीं था, क्योंकि इंसान का जो माइंड है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, ठीक है। पहले मेरे पास जितना भी टोटल पेन था उन सबको मैं क्या करता था, एक साथ रखता था। ओके, इन सबको मैं एक साथ रखता था। अब सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि जब भी मुझे नीड होता है किसी भी पर्टिकुलर पेन का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो उसके चलते मैंने क्या किया, अलग अलग ग्लास में अलग अलग टाइप के पेन को रख दिया। तो उसी तरीके से जॉन रे है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो मिक्स था पूरा का पूरा अर्थ में क्रिएचर्स, उनको एक तरीके से अलग अलग करना स्टार्ट किया। बट द मेन कंट्रीब्यूशन एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस गोज टू स्वीडन बेस्ड साइंटिस्ट कार्ल लीनियस। ओके, यानी इन्होंने स्टार्ट किया था एक तरीके से, लेकिन जो मेन क्रेडिट जाता है, जो सबसे ज्यादा काम किया है इस फील्ड में, क्लासिफिकेशन फील्ड में, ये है आपके कार्ल लीनियस, ठीक है, इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सोचिए 18th सेंचुरी चल रहा है। 18th सेंचुरी मतलब समझ रहे हैं, 1809 की बात करें, 1801 की बात करें, उस समय हम लोग को एटम के बारे में भी नहीं पता था। उस समय जो जॉन डाल्टन ने उन्होंने बताया था कि एटम जो होता है ये सॉलिड बॉल है, बहुत छोटा सा सॉलिड बॉल है। ओके, तो उस समय हम लोग के पास इतना साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था। बोलता है कार्ल लीनियस फुली एक्सप्लेन अबाउट इट इन हिज 3 बुक्स। यानी इन्होंने भी क्या किया है, 3 किताब लिखा है। सबसे पहला है जेनेरा प्लांटरम, सिस्टमा नेचुरल एंड फिलोसफी ऑफ बॉटनी का। ओके, इन्होंने 3 किताब लिखा है और 3 किताब में एक तरीके से एक्सप्लेन किया किसको, क्लासिफिकेशन को। ऑल्सो ही क्लासिफाइड द एंटायर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। गॉट इट? सो आप इमेजिन कर सकते हैं एनालॉगस लेकर के कि स्टार्टिंग में हम लोग को एक तरीके से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था। उस बेसिस पे हम लोगों ने ओवरऑल पूरे अर्थ में जो क्रिएचर्स थे, लिविंग बीइंग थे, उनको 2 किंगडम में, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में एक तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसने किया ये? कार्ल लीनियस ने। ठीक है, ये आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किया है। और किस किताब में किया है? सिस्टमा नेचुरा में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द फर्स्ट टाइम, क्या था ये फर्स्ट टाइम? द फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनिज्म कमेंस। ठीक है, या फिर ये बिगेन, यहां से स्टार्ट हुआ। दैट्स व्हाई कार्ल लीनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है भाई उसके अंदर नाम देना, उसका साइंटिफिक नाम देना, उसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक बताना। ओके, ये होता है टैक्सोनॉमी वर्ड का मतलब। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्योंकि एक एक चीज को हम लोग डेफिनेट देखेंगे अभी।
ओके, अभी नहीं, जो आपका फर्दर फ्यूचर क्लास होगा उसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं फटाफट इसको हम लोग फिर से ले आते हैं भाई पेज को। देखिए नेक्स्ट है आपका, बट लेटर इन 1969, वेरी इंपॉर्टेंट, 1969 मतलब क्या, आप आजादी के बहुत आगे आ चुके हैं। इससे पहले जो बाय किंगडम था, ड्यूल किंगडम था, एनिमल किंगडम क्लास या फिर कहिए आपका जो प्लांट किंगडम था, कब किया गया था? 18th सेंचुरी में किया गया था। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? 1969, यानी ओवरऑल कह सकते हैं 150 साल आगे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो 150 साल के बाद यानी 1969 में लीनियस बाय किंगडम मतलब एनिमल, बाय मतलब दो होता है, ठीक है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दिया था ना लीनियस ने, ओके, अपने सिस्टम नेचुरल बुक में। तो जो बाय किंगडम सिस्टम वाज कंप्लीटली रिप्लेस्ड, एंड इसको एक तरीके से रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया बाय अ प्रपोज्ड पेंटा किंगडम। पेंटा मतलब होता है 5, ठीक है, जैसे मैथ, ओके, मतलब पेंटा मतलब 5 होता है भाई, ठीक है। तो 5 किंगडम एक तरीके से इसने किसने किया? आरएच विटिकर ने किया है। And according to him, entire organisms were classified into 5 kingdoms. और पूरे के पूरे क्रिएचर्स को, यानी जो इस अर्थ पे रह रहे हैं, उसको हम लोगों ने 5 किंगडम में डिवाइड किया है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, सबसे पहला है आपका मोनेरा किंगडम। ओके, तो मोनेरा किंगडम में यहाँ पे देखिए, मोनेरा किंगडम में भाई हम लोग उन क्रिएचर्स को रखते हैं जो सिंगल सेल्स होते हैं, ठीक है, और सिंगल सेल्स में भी कौन से सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, या फिर ये सेल्स जो होता है पूरा डेवलप नहीं होता है। सेल्स के ऊपर बात करेंगे, पेशेंस रखिए। ओके, तो मोनेरा किंगडम हो गया, इस पर हम लोग बात करें नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा जा रहा होगा। फिर सेकंड है प्रोटिस्टा, इसमें भी आपका यूनिसेलुलर जाएगा। थर्ड है प्लांट, उसका फोर्थ है फंगी, और फिफ्थ है आपका एनिमल किंगडम। तो ये 5 किंगडम में एक तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो ये अभी अपने आप में पूरा डेप्थ है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको मैं समझा दूंगा प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, ओके, या फिर कहिए आपका यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, या फिर कहिए यूनिसेलुलर से आप क्या समझते हैं, या फिर कहिए आपका अनडेवलप्ड, या फिर कहिए इंसिपिएंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, डेवलप्ड का क्या मतलब होता है, प्लांट सेल क्या होता है, फंगी क्या होता है, फिर एनिमल क्या होता है, फिर मल्टी सेलुलर स्पीसीज क्या होता है। तो ये एक डेमो क्लासेस था, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके आप बताइएगा ये सेशन कैसा रहा। और आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो भाई, लेकिन कोई नहीं, अभी हम लोग बहुत जल्दी एक तरीके से यहाँ पे करेंगे। और जो वाइंडिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है वो भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज टू हो जाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अपने टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल भाई बिना डायग्राम का पॉसिबल नहीं है, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा इको फ्रेंडली होने के लिए इसके साथ।